नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन, और इसमें हमने 4 क्लासेज पहले डाल दी हैं। ये 5वीं लास्ट क्लास है। इन 5 क्लास में छोटे छोटे स्लैब बनाए हैं और संपूर्ण शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जितनी भी बातें वो इसमें इंक्लूड की हैं। और यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन है, वो किसी भी कंडीशन में आपके गलत नहीं होंगे यदि आपने सही तरीके से इसको पढ़ा और इसके अच्छे तरीके से नोट्स बनाए। तो देखिए दोस्तों, पीछे तक हम 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका अध्याय 5 पढ़ेंगे। आपसे पूछे कि अध्याय 5 में कितनी धाराएं, तो क्या कहोगे? 2 धाराएं इसमें 2 धाराएं हैं, 29 और 30। आप जानते हैं कि आरटी में कुल 38 धाराएं हैं, ठीक है। 28 पहले पढ़ चुके हैं, 29 और 30 2 धाराएं इसमें हैं। अब पूछे कि अध्याय 5 का संबंध किससे है, तो आप क्या कहोगे? प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से लेकर है। अध्याय 5 इसका संबंध किससे है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य, मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 1 से 8 तक। क्लियर? अब सुनो, इसमें क्या कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा का या प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर निश्चित किया जाएगा या निर्धारित किया जाएगा। तो ये प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ये किसके द्वारा? समुचित सरकार। और आप जानते हैं समुचित सरकार का मतलब होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? समुचित सरकार। समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण किया जाएगा। क्लियर? अब देखो, इसमें यह ध्यान रखना है कि ये बात धारा 29 में कही गई है। धारा 29 में कहा गया है कि समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। और पाठ्यक्रम कैसा हो? अधिक से अधिक सीखने वाला पाठ्यक्रम हो। इसके अलावा वो सर्वांगीण विकास करने वाला पाठ्यक्रम, बच्चों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरह का विकास करने वाला हो। साथ ही साथ वो मूल्यों पर आधारित हो और विकासोन्मुख आपका पाठ्यक्रम हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये बात धारा 29 में कही गई है। देखो, अध्याय 5 में कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। धारा 29 में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके जारी किया जाएगा। वो एक ऐसा सर्व कल्याण सीखने का अवसर प्रदान करने वाला पाठ्यक्रम हो। धारा 30 में क्या कहा गया है? देखो, 29 में तो ये बात कह दी। धारा 30 में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड अनिवार्य नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है कक्षा 1 से 8वीं तक। ये पूर्ण होने तक कोई बोर्ड नहीं होगा। हालांकि ये डिपेंड करता है राज्य सरकारों पर भी। जैसे अपने राजस्थान में इस बात का अपवाद है, अपने राजस्थान में कक्षा 5 और कक्षा 8 इनमें बोर्ड की व्यवस्था की गई है। क्लियर? तो इस अधिकार में ये कहा गया कि कोई इस तरह का बोर्ड नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर एक समुचित व्यवस्थाएं करके बोर्ड लागू करके शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, ये कहा गया है आपके अध्याय 5 में। 2 धाराएं हैं, धारा 29 और धारा 23, दोनों धाराओं को समझना। ठीक है।
फिर हम बात करेंगे अध्याय 6 के बारे में। क्लियर? आपको दिख रहा हो, देखो अध्याय 5 के बाद अध्याय 6, अध्याय 5 में केवल 2 ही धाराएं थीं। ठीक है, अध्याय 6 आपसे पूछे अध्याय 6 में कितनी धाराएं हैं, तो आप कहोगे 31 से 34 तक। इसमें धाराएं 31 से 34 तक। आपसे पूछे अध्याय 6 का संबंध, इसका संबंध किससे है, इसमें क्या वर्णित है, तो इसमें वर्णित किया गया है अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण या बालक के अधिकारों का संरक्षण। क्लियर? अध्याय 6 में। ठीक है, और बालक से तात्पर्य होता है 6 से 14 वर्ष का बच्चा होता है। यहां पर मैंने शब्दावलियों में आपको बताया था। देखो धारा 31, धारा 31 में क्या कहा गया है? धारा 31 में कहा गया है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 3, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये कब गठित हुआ था? 2005 में। इसकी धारा 3, इसकी धारा 3 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, और धारा 17 में, धारा 3 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, और इसकी धारा 17 में राज्य बाल संरक्षण आयोग। ये दोनों आयोग हैं, ये बाल संरक्षण आयोग हैं जो निःशुल्क व बाल के अधिकारों का यदि हनन होता है तो उसका फरियाद इसमें की जा सकती है, और ये निःशुल्क उसकी जांच करेंगे और बालकों के अधिकारों की संरक्षण के लिए ये सिफारिश करेंगे। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में ये कहा गया है धारा 31 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो 2005 में गठित हुआ था, वो ये जांच करेगा यदि उसके पास सिफारिश की जाती है कि यहाँ बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो निःशुल्क उसकी जांच करेगा, और यदि वास्तव में बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो दंड का प्रावधान भी करेगा। फिर देखो धारा 32, धारा 32 ध्यान से सुनना। धारा 32 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान है। बाल संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान है। यदि बालकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप वहां पर अपील कर सकते हो। फिर धारा 33, धारा 33 में कहा गया है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। बालकों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। इस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 सदस्य होंगे। इसमें कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे। और ध्यान रखना, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, और ये धारा 33 में। अब देखो धारा 34 की बात सुनना। धारा
34। देखो धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद। 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। राज्य सलाहकार परिषद में भी सदस्यों की संख्या 15 होगी। कितनी होगी? 15 होगी। क्लियर? ये बात कौन से में? अनुच्छेद 34 में कहा गया है। और इसमें कहा गया है राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री होंगे और प्रति 3 माह में इसकी एक बैठक होना अनिवार्य है। क्लियर? ये बात कही गई है धारा 34 में। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो राज्य सलाहकार परिषद होगी इसमें 1/3 सदस्य महिला वर्ग होंगे। बाकी जो 9 सदस्य बचे उनमें कुछ शिक्षाविद होंगे, कुछ SC ST से होंगे, अल्पसंख्यक कैसे होंगे, ये सब हैं। और इनकी बैठक है वो 3 माह में एक बार होना अनिवार्य है। तो ये 34 तक की धाराएं थी अध्याय 6। लास्ट अध्याय 7, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं सुनना। यहाँ से क्वेश्चन सीधे बनेंगे, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा घुमाकर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो बताया गया वो आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य विकास जो परिषद है, राज्य सलाहकार परिषद होती है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी? सीधा ऐसे पूछेगा, आप कहोगे 15। राज्य सलाहकार परिषद में महिलाओं की संख्या कितनी? 1/3 होगी। कितनी होगी? 1/3 होगी। तो इस तरह से आपसे सीधे वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी तरह से कोई क्वेश्चन आपसे घुमा के नहीं पूछा जाता। अब देखो बहुत ही इजी अध्याय 7। अध्याय 7 क्लियर? हम अध्याय 7 के बारे में बात करेंगे आपसे, तो ध्यान से सुनना। अध्याय 7 में बहुत ही सीधी सीधी बातें आपको समझाई गई हैं, उनको आप समझने की कोशिश करना। अध्याय 7 का संबंध प्रकीर्णन से। क्लियर? इसमें धाराएं 35 से 38 तक है। सीधी सीधी समझना। 35 में क्या कहा गया है? सीधा है, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत कम है। 35 में कहा गया है कि समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी। समुचित सरकार का मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकारें हैं, वो शिक्षा के विकास के लिए एक सही मार्गदर्शन है वो प्रस्तुत करेंगी। धारा 36 में कहा गया है कि धारा 13, 18 और 19 में जो दंडनीय अपराध हैं उनको लागू करने की सरकार मंजूरी देगी। जैसे धारा 13 में कहा गया था बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा, उनको फेल नहीं किया जाएगा। 18 में, 19 में इसमें कहा गया कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला जाएगा। यदि इस तरह के उल्लंघन करता है और स्कूल में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, स्कूल भवन, 4 दीवारी, रसोई घर, खेल का मैदान, यदि ये नहीं होंगे तो उस स्कूल पर दंड लगाया जाएगा, इसका प्रावधान करें। इसी तरह से धारा 37 में कहा गया है स्कूल मैनेजमेंट जो काउंसलिंग है, यदि वो सही तरीके से काम नहीं करती है, यदि वो स्कूल में किसी तरह का फाइनेंशियल या अन्य तरह का कोई परिवाद लाती है तो उसके विरुद्ध विवादित कार्रवाई की जाएगी। और धारा 38 में क्या कहा गया है कि समुचित सरकार है वो अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करेगी और उसकी अधिसूचना जारी करेगी। बहुत ही इजी सा था 7वां, जहाँ से सामान्यतः क्वेश्चन पूछने की बहुत कम संभावना रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसका हमने 5 स्टेपों में पढ़ा है। और यदि आप सभी को सही तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।